हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम 2025 बीए थर्ड ईयर है। हिंदी लिटरेचर एग्ज़ाम है जिसका पेपर कोड HD06। हिंदी लिटरेचर है, पेपर कोड है HD06, जिसका विषय है हिंदी भाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी। हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, इस बार पूछने की पूरी संभावना है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। पहले क्वेश्चन है, भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? भाषा के कौन से प्रमुख रूप हैं? तो उत्तर है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संस्कृत भाषा। ये तीनों भाषा के प्रमुख रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मालवी बोली के क्षेत्र कौन से हैं? तो मालवी बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ जिला में प्रचलित हैं। उत्तर। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की दो प्रमुख विशेषता। तो उत्तर है देवनागरी लिपि में जैसे लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। इसमें उच्चारण निश्चय स्थान होते हैं। इसमें सभी नासिकीय ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजक मूलक हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रयोजक मूलक हिंदी का अर्थ है किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली हिंदी, जिसे फंक्शन हिंदी या कामकाज हिंदी भी कहते हैं। यह हिंदी का रूप जिसका इस्तेमाल विज्ञान, तकनीकी, कानून, संचार और दूसरी गतिविधियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो उत्तर भारत के संविधान के 17वें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक हिंदी देश की राजभाषा है और देवनागरी लिपि इसकी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद के क्षेत्रों का नामों उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है शब्दानुसार, भावना अनुवाद, छाया अनुवाद, सारा अनुवाद, वाक्य अनुवाद, आंसू अनुवाद, रूपांतर, नाटक अनुवाद, कथा अनुवाद, दृश्य श्रवणीय अनुवाद। ये सभी अनुवाद के क्षेत्र नाम में उल्लेख हैं। अगला खंड है, ब्रज और अवधी साहित्य परिचय दीजिए। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणी, राजस्थानी और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है और अन्य भारतीय भाषा की तरह संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में भी यह भाषा प्रमुख रही है। विक्रम की शताब्दी के लेकर 20वीं शताब्दी तक ब्रज भाषा माध्यम की मुख्य साहित्य भाषा है। साथ ही साथ समस्त भारत की साहित्य भाषाएं थी। विभिन्न स्थानीय भाषा समूह के साथ समस्त भारत में विस्तृत रूप से प्रयुक्त होने वाली हिंदी का पूर्व रूप यह ब्रज भाषा अपने विशुद्ध रूप में भी आज मथुरा, आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिला में बोली जाती है। अवध क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र की एक भाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, कानपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गढ़ा बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थम नगर, शास्त्री, फतेहपुर में बोली जाती है। इसके अंतरिक्त किसी एक शाखा बघेलखंड में बघेली नाम से प्रचलित है। अवध शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से है। इस नाम के सूबा के राज्यकाल में था। अगला है प्रयोजन हिंदी। प्रयोजन हिंदी के वर्तमान में क्या उपयोगिता है? प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल
हिंदी। क्षेत्रापी हिंदी के उस स्वरूप से हैं जो विज्ञान, तकनीकी, विविध संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती हैं। इसके कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। इसे कामकाजी हिंदी कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों को बरती जाने वाली भाषा को भाषा वैज्ञानिक के स्थूल रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा के इन दो भागों में विभक्त किया है। कुछ लोग भाषा को बोलचाल भी भाषा कहा जाता है। साहित्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा, इन तीनों विभाजित हैं। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसके प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन और भाषा प्रयोग बदलता रहता है। कविता का मूल स्वरूप मुक्ति है, जो प्रकृति रूप संचार सोचे अर्थात मुक्ति को कर जीवन जीना चाहते रहते हैं। भारत की राजभाषा पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाजी प्रशासन की भाषा नहीं थी। मुगल शासक के समय फारसी, हिंदू, अंग्रेजी के मध्य अंग्रेजी राजकाल की भाषा थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भारत की राजभाषा बनी। इसके फलस्वरूप हिंदी को साहित्य लेखन के साथ साथ अब तक अनछुए क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा, जैसा आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सरकारी कामकाज तथा प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा सामने आई थी। और आगे हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा हेतु किसी भाषा में क्या गुण अपेक्षित हैं कि किस दृष्टि से हिंदी का मूल्यांकन कीजिए। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी संविधान भाषा की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 363 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति का ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का हिंदी प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दें है कि भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख नहीं है। 14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा समिति तत्कालीन भाग 14 के और वर्तमान भाग 17 संविधान का भाग बन गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा, आज पहली ही बार में ऐसा संविधान बना जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी और संघ प्रशासन की भाषा होगी। यह संपूर्ण अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। संविधान सभा के अत्यंत बहुमत से भाषा विधेयक प्रावधान का स्वीकार किया। संविधान की धारा 343(a) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि नागरिक हैं। संघ राज्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1, 2, 3 आदि, किंतु इसके साथ संविधान में यह व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारिणी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजन के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजन के लिए हिंदी का प्रयोग का प्रदर्शन दे सके। अगला, अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। किसी भाषा में कहीं लिखी गई बात किसी दूसरे भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। अनुवाद के विषय सैद्धांतिक चर्चा का सूत्रपात आधुनिक युग में हुआ, ऐसा समझना तथ्य तर्क दोनों ही विपरीत माना जाने वाला है। अनुवाद कार्य लंबी परंपरा को देखते हुए यह मानना तर्कसंगत बन गया कि अनुवाद कार्य के विषय सैद्धांतिक चर्चा की परंपरा की
भी पुरानी है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सिसरों के लेखन में अनुवाद चिंतन के बीज प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात भी इसे विषय पर विद्वान अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। इस चिंतन की पृष्ठभूमि भी अवश्य रही है, यद्यपि उस स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। यह आवश्यक माना गया कि जिस प्रकार अनुवाद का कार्य संगठित रूप में होना आधुनिक युग की देन है, उसी प्रकार अनुवाद सिद्धांत की अपेक्षाकृत सुपरिभाषित पृष्ठभूमि का विकसित होना भी आधुनिक युग की देन है। अनुवाद सिद्धांत के आधुनिक संदर्भ की मूल विशेषता है कि इसके बहुपक्षीय है। यह किसी अनुवादित पृष्ठभूमि पर आधारित न होकर उनके परंतु परस्पर संबंध शास्त्र के संयुक्त पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जिनके पश्चोचित अंशों के पृष्ठभूमि पर निर्मित है। मुख्य शास्त्र पाठ संकेत विज्ञान संप्रेषण सिद्धांत भाषा प्रयोग सिद्धांत तुलनात्मक अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि एक और मानव और यांत्रिक अनुवाद और दूसरी ओर लिखित अनुवाद और मौखिक अनुवाद व्यवहारिक महत्व कारण उनके सैद्धांतिक पक्ष विषय में चिंतन आरंभ होने लगे। अगला क्वेश्चन है खंड 6 के हैं। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास का विवेचन कीजिए। देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है देवनागरी लिपि का उद्भव प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ। इसका विकास 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो उत्तर भारत में 9वीं शताब्दी के अंत तक फैल गई। अधिकतर भाषा की कई तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि ये सबसे अधिक वैज्ञानिक हैं। इसे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल उद्योग लिपि हैं। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, जैसे बंगाला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से भारतीय लिपियों को परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया। भारतीय भाषा के किसी भी शब्द या ध्वनि देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ को लगभग हूबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि अन्य कई लिपियों में संभव नहीं है जब तक उनका विश्लेषण मानवीकरण नहीं किया जाए, जैसे आइंस्टीन या अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत लिप्यांतर वर्णमाला, जिसमें कुल 52 अक्षर है, जिसमें 14 स्वर और 18 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था विन्यास की बहुमत वैज्ञानिक हैं। स्वर व्यंजन कॉमन, कठोर, अल्प परिणाम, माप्राण, अनुशेक, अंतरस्थ, औसम इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। ये एक मत के अनुसार देवनागरी काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। भारत तथा एशिया के अन्य लिपियों में संकेत देवनागरी से अलग हैं। भारत तथा एशिया के अनेक लिपियों से संकेत देवनागरी लिपि अलग हैं, परंतु उच्चारण या वर्णक्रम आदि देवनागरी के ही समान है, क्योंकि वे सभी ब्राह्मी लिपि के उत्पन्न हुई हैं उर्दू को छोड़कर। इसलिए इन लिपियों के परस्पर आसान से लिप्यंतरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य दृष्टि से सुंदर और वाचन दृष्टि से सुपाठी है। हिंदी भाषा में मुख्य अरबी, फ्रांसी भाषा के आए शब्दों देवनागरी में लिखने के लिए कुछ वर्णों नीचे नुक्ता या बिंदु लगने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि के, ज के पास बिंदी आदि। किंतु हिंदी में भी अधिकांश लोग नुक्तों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली एवं अन्य भाषाओं को देवनागरी में लिखने में
भी नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। सांकेतिक चिन्हों का देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि सांकेतिक चिन्हों को देवनगर कहते हैं। कालांतर में नाम का प्रथम अक्षर को उनके बोध होने का जिस पर लिपि उनका स्थान मिला है वे देवनागरी या नागरी कही गई है। इन सब पक्षों के मूल कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक परिणाम अनुपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रयोजन मूलक शैली का वर्णन कीजिए। तो वाणिज्य और व्यापार हिंदी भाषा के प्रयोग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफ़ी भिन्न होती हैं, जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धारें ऊंची आदि। इन भाषा के वाणिज्य प्रयुक्त का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत अत्यंत लोकप्रिय हैं। कार्यालय प्रयुक्ति हिंदी भाषा के अत्यंत आधुनिक और स्वरूप प्रयुक्ति में कार्यालय या ऑफिशियल प्रयुक्ति आता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है। यहाँ हिंदी में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि करना पड़ता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कार्यालयीय भाषा के अपनी विशिष्ट परिभाषा, शब्दावली, पद रचना आदि होती हैं। जनसंचार विज्ञापन प्रयुक्ति विज्ञापन और जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। आज हिंदी के समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़ने जाने वाले पत्र बन गए हैं। आकर्षण, वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन, वैशिष्ट्यपूर्ण प्रभावी में भाषिक संरचना आदि विज्ञापन की भाषा के मुख्य तत्व हैं। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा के रूप में जनसंचार के माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि आते हैं। विधि एवं कानून भाषा प्रयुक्ति इसके अंतर्गत विद्वान, कानूनी प्रक्रिया जैसे न्यायालय में बहस, निर्णय आदि की भाषा आती हैं। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालय में होने लगा। सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी निर्णयों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद प्रदान किया जा रहा है। विविध प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई, उसका प्रयोग भी हो रहा है। वैज्ञानिक तकनीक भाषा प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी से त्रापीय हिंदी के स्वरूप से है, जिसका उपयोग विज्ञान तकनीक विषय को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार से सर्वथा भिन्न होती हैं। इसके लिए हिंदी संस्कृत के साथ अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए शब्दावली का निर्माण किया जाए। वैज्ञानिकता है प्रयोजन मूलक शब्द परिभाषा होते हैं। किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है। जो शब्द ही प्रतिध्वनित होता है, यह शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी की परिभाषिक शब्दावली की इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुप्रयुक्ता उपसर्गों, प्रत्ययों और सामाजिक शब्दों की बहुलता कारण हिंदी प्रयोजक मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें बालाजी क्लासेस ब्री। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लासों का।